मॉडल है कि ये भाई इसका रोल मॉडल ही हमारा पूर्वज नहीं है तो ये किस काम का है, इसमें संस्कार तो है नहीं, बात करने से ही पता चल जाता है। तो बिल्कुल धरातल पर रहिए, उड़े नहीं। एक उम्र है, एक उम्र में हमें लगता है कि हमें हमारे पंख लग गए, तो बिल्कुल उड़िए नहीं, पांव धरती पर रहें, नजरें हमारी आसमान पे रहें और मेहनत पे भरोसा करें। मैं समझता हूँ कि आज आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि आप गलत लोगों की संगति में नहीं रहेंगे, चाहे वो आपके परिवार का खूनी रिश्तेदारी क्यों नहीं हो। अगर वो नशेड़ी है, अगर वो गलत आचरण करता है तो उससे दूर रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, चाहे वो हमारे दूर का मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारा जीवन बनाते हैं, जीवन हमारा तय हमारी संगति करती है। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते हैं, ये हमारा जीवन निर्माण बनता है। देवरियो भाभी रे लाडलो, ओ नानो देवरियो भाभी रे लाडलो, ओ तो ल्यायो ल्यायो रे, ओ तो ल्यायो मैं दिया झाड़े, मैं देड़ी रो रंग लाग्यो, तो ल्यायो मैं दिया झाड़े, मैं देड़ी रो रंग लाग्यो। जो मुख्य आकर्षण के रूप में मेरे सामने बैठे हुए प्रतिभा के धनी जो बच्चे, जो आज इस संस्था की जो जड़ें हैं, जो इसके लिए सम्मान रखा गया, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दिनों दिन जिंदगी के वो प्रगति के पथ पे आगे वैसे ही बढ़ते रहें। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे पहले तो मैं HGCI टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही लगन से, मेहनत से इसको बहुत बड़ा किया इस संस्था को। और शायद आज के 4 साल पहले
यहाँ जहाँ पे नागौर में 1-2 बच्चे होते थे एग्रीकल्चर में, वो बच्चे अब 30 के पास पहुँच गए हैं। ये एक सिर्फ नागौर कॉलेज की बात है। तो ये दिनों दिन जो है संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसका जो श्रेय जाएगा वो सिर्फ एक जो एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो राम किशोर जी हो, रविंदर हो, चाहे वो महावीर जी हो, सभी लोग दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए जो कर रहे हैं और एक जो इंस्पिरेशन का जो काम कर रहे हैं, वो उनके लिए वाकई काबिल तारीफ। मैं जोरदार एक बार उनके लिए तालियों के लिए स्वागत करूंगा। ताकि और कहते हैं कि मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ ना, मैं कहते हैं कि जिंदगी में एक बार डॉक्टर की जरूरत, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, वकील की जरूरत पड़ती है, और 2-4 साल में डॉक्टर की भी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन किसान एक ऐसा है जहाँ पे हमें दिन में 3 बार जरूरत पड़ती है, लंच, ब्रेकफास्ट और। तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप जो सामने बैठे हो बहुत ही एक सुरक्षित कैरियर में हो, आप लोग एक बहुत सुरक्षित उसमें हो। आपका जो केवल जो प्रोफेशन है वो बहुत एक नोबल प्रोफेशन है, जहाँ पे हमें हर दिन इसकी जरूरत पड़ती है। और कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो शिक्षा है उसका जो प्रचलन है, वो जो हमने देखा है कि एक डांडा कल्चर से शुरुआत होकर आज एक प्रोफेशनल डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। और हम सबके लिए गौरव की बात है कि ये प्रोफेशनल डिग्री में हो गई है। तो जहाँ पे हमको समझता थे जैसे जो बूम होता था एग्री जो नीट करने वाले का या पीएमटी जो डॉक्टर करने वाले का, उनका ज़्यादा बूम हुआ करता था, और वो आज जो एग्रीकल्चर के अंदर धीरे धीरे जाता जा रहा है। और वहाँ तो उनका जो स्कोप है वहाँ एक जगह आके रुक गया, लेकिन हमारा जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस देश में कृषि प्रधान देश हो, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, तो आप सोच सकते हो कि आपका कैरियर कितना सुरक्षित है। और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी जो शिक्षा है एग्रीकल्चर शिक्षा, और जो हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आ सकता है वो है हमारी शिक्षा। अगर किसी भी चीज में अगर सबसे बड़ा हमारी जिंदगी में जो परिवर्तन आएगा वो शिक्षा लेकर आएगी। और कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन वेयर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर हम हमारी शिक्षा से, हमारे संस्कार से, हमारे व्यक्ति से जो सब कुछ चेंज होगा, हमारी शिक्षा से चेंज होगा। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात तो मैं यहाँ पे करीबन 4 साल से हूँ। मेरी जो बीएससी की डिग्री है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या स्कोप है। तो एग्रीकल्चर के अंदर मैं सबसे पहले जो बीएससी है मेरी उदयपुर से है, उसके बाद मेरी एमएससी है वो हरियाणा से है, और जो पीएचडी है मेरी दिल्ली आईसीआर IRI से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10-11 लाख से भी मुझे ज़्यादा छात्रवृत्ति के पैसे मिल गए। आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपको बहुत सारी छात्रवृत्तियां मिल सकती हैं, और अपने आप इजीली आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी है वो एज ए आप एडमिनिस्ट्रेटिव आप सर्विस कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर में सेवाएँ दे सकते हो, चाहे सहायक कृषि अधिकारी हो, चाहे कृषि अधिकारी हो। उसके साथ में आप बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हो। बैंकिंग में चाहे वो AFO का एग्जाम हो या चाहे नाबार्ड बहुत बड़ी संस्था है, उसके अंदर भी बहुत ही डिफरेंट स्केल के अंदर और बहुत टायर के अंदर वो वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसमें भी आप जा सकते हो। आप प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में एज ए एग्री इनपुट इंडस्ट्रीज के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, एज ए टीचिंग के रूम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एज ए रिसर्च के रूम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप एक एज ए एक्सटेंशन वर्कर के रूम में भी काम कर सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग इस कैरियर में बहुत कुछ पा सकते हो। हमारी एजुकेशन के अंदर जो बहुत बड़ी चीज है वो है कि हमारी जो एक संपूर्ण जो एजुकेशन है उसमें एजुकेशन आपको एक कंप्लीट इंसान बनाती है। एजुकेशन के साथ साथ आपको ये भी चीजें ध्यान रखना है कि आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका वैल्यू सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत कोई पढ़ा लिखा आदमी भी अगर बड़े छोटे का आदर भाव नहीं कर सकता है तो कहते हैं ना देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर एजुकेशन, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और ये बहुत ही सिंपल शब्दों में पहुंच जी ने अभी बताया था कि आपको कैसे बड़ों छोटों का आदर भाव करना है। और मैं इस चीज के लिए तो हमेशा मैं जितनी बार मैं शंकर जी सियाग साहब से मिलता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस होता हूँ। मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, तो उनके लिए मैं एक बार सभी को कहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें।
वो एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी है। हमेशा जब भी मिलता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने की मिलता है कि उनकी चाहे कार्यशैली हो, चाहे उनका व्यवहार हो, चाहे उनकी सोच विचार करने की हो, या किसी काम को निपुट करने की क्षमता हो, बहुत ही अद्भुत क्षमता है। साथ साथ में बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ही एक्चुअल है, और आने वाला जो भी टाइम होगा ना, बहुत ज्यादा ग्लोरियस और बहुत ही अच्छा टाइम आएगा एग्रीकल्चर के लिए। आप लोग, मेरी दुआएं हैं, आप लोग इसी हार्डवर्क के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ, इसी मेहनत के साथ आप लगातार मेहनत करते रहिए। आपको जरूर एक सफलता के शिखर पे जाओगे और आप बहुत कुछ अचीव करोगे। और जो इस संस्था ने जो 5 साल में कमाया, वो आप लोगों जो सामने बैठे हो, जो सभी प्रतिभा के धनी हो, जिन्होंने बहुत ही क्षेत्र में जाके इस संस्था का नाम रोशन किया, और आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया। इसी के साथ मैं लास्ट में 2 लाइनों के साथ खत्म करना हूं कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, हर मोड़ पे आपको दुनिया का सलाम होगा। कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, हर मोड़ पे आपको दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों। वक्त दुआ करता हूँ, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी गुलाम होगा। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा आभार एग्रीजेट के इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया, इतना मान सम्मान दिया, लोगों के साथ जो जुड़ने का मौका दिया, मुझे संवाद करने का मौका दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद है। आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर रोहितास जी बाजिया, कृषि वैज्ञानिक और प्रोफेसर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस तरह से हमें कैरियर बनाना है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दी। कहते हैं धड़कावे मन यूं तो क्यों तड़पावे सावरे सावरे मन टुक टुक में देखूं मन टुक टुक क्यों देखे लाजा घने आवे थाने मारी बोलू घड़ी सतावे सावरे पिया मन भाजो सावरे रंग लाजो सावरे खिल गए तेरे सावरे सावरे पिया जिया हमारे देश में बेदूतारे संदेश पिया जिया हमारे देश में बेदूतारे संदेश अलबेला काल में आवोनी मगे गुना थे सतावोनी अलबेला काल में आवोनी मगे गुना थे सतावोनी दिल मारो धड़कावे मन यूं तू क्यों तड़पावे सावरे सावरे मन टुक टुक मैं देखूं मन टुक टुक तू देखे लाजा दिया खाने मारी भूलू घड़ी सतावे सावरे पिया मन भाजो सावरे रंग लाजो सावरे खिल गए चले सावरे सावरे सावरिया तारी याद में हो गई हूँ मैं जागन सावरिया तारी याद में हो गई हूँ मैं जागन तारी याद में हो गई बावलिया जाओ साजन तारी याद में हो गई बावलिया जाओ साजन बने गुना के
एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट परिवार, शंकर जी सियाद, रविंद्र जी, महावीर जी और समस्त पूरी टीम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस चीज़ का कि आपने बहुत ही एक प्रेरणादायी और प्रभावित करने वाला चौसीला यहाँ आयोजन किया। नीचे नीचे वो नीचे 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 अरे नीचे तो साथ ही जो बच्चे आए हुए हैं उनसे मेरी एक ही विनती है कि आप लोग जब तैयारी करते हो, ये एक तैयारी नहीं है, वर्तमान में मैं इसको एक युद्ध कहूँगा, जंग। और जंग बिना आग के लड़ी नहीं जाती। आग से मेरा तात्पर्य है उमंग और ललक, कुछ करने का जज्बा। वो आपके जब अंदर जब जोश की आग नहीं होगी तो वो जंग जीती नहीं जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास में रिवॉल्वर है, उदाहरण है अनिता ने, उसी को ही आप साफ कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, झाड़ पूछ कर रहे हो उसका, और अगले के पास में अगर AK-47 है तो निश्चित रूप से वो आपसे आगे है। आप अपना हथियार, इसलिए अपनी जो रणनीति ये होनी चाहिए कि भाई अगले इस रण क्षेत्र में अगलों की तैयारी क्या है, अपनी तैयारी क्या है। वो जब तक आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करवाएंगे तब तक अपने को पता नहीं लगेगा कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि आजकल के बच्चे क्या है, चकाचौंध भरी, उसके पास में एप्पल फोन है, वो ये देखो गाड़ी है। अनिता ने, मैं सिर्फ उदाहरण से ही बता रहा हूँ आपको। इसलिए जब आपको विशेषकर मेरे हिसाब से 80-90% ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते होंगे, जब आपके माँ बाप आपको इस युद्ध क्षेत्र में बड़ा भरोसा करके भेजते हैं तो आपको उनकी जो आपकी माँ है उनकी नम भरी आंखें हैं और जो पिता के सपने हैं वो अगर आपको देखते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ये जंग जीतने से रोक सकती है। अपन अगर यहाँ आके शहरी चकाचौंध में आ जाएंगे तो अपना जो मूल जो लक्ष्य है उससे कहीं ना कहीं अपन भटक से हुए महसूस अभी नहीं होगा, वो अपना 4-5 साल बाद में होता है। जब ग्रामीण क्षेत्र से जब एक सामान्य बच्चा आता है तो वो एक छोटे पौधे की तरह होता है, क्योंकि उसने कोई ज्यादा मतलब आगे का जो आपका प्रतिस्पर्धा है उससे आपका पाला नहीं पड़ता। यहाँ कई तरह के मतलब नायाब तरीके इजाद हो गए हैं, उनसे भी आपको बचना होगा। आप आए दिन मीडिया में अखबार के माध्यम से पढ़ते होंगे, टीवी के माध्यम से भी देखते होंगे, वो पेपर चोरी हो गया, वो पेपर बिक रहा है, ये है, उस पूरे तमाम अवरोध विरोध हैं, उनसे आपको भी पार पाड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करोगे और कोई भी लक्ष्य वंचित रह सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार ये सफलता होगी, 2 बार होगी, लेकिन आप जब लगे रहोगे, जब युद्ध में लगे रहोगे, पिच पर निरंतर बैटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो निस्संदेह आप शतक भी आप ही लगाएंगे। धन्यवाद। करते हुए सभी मंच पर आसीन अधिकारीगण और अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये बच्चों की जो क्वालिटी है, जिसको अपन कह सकते हैं उनकी जो दृढ़ निश्चय करके जो आपने मुकाम पाया है, उसके लिए यह चीज रखी गई है। अपने नागौर के अंदर जो है एग्रीकल्चर का बिल्कुल 5 साल यदि पहले की बात करें तो स्कोप नहीं था, और उसके बाद में एक अचानक ऐसी बड़ी क्रांति आई जिसके अंदर आज एग्रीकल्चर के जो है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा मिलेगा आपको। चाहे आप एग्रीकल्चर कॉलेज में ले लो, चाहे एग्रीकल्चर के जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर ले लो। अभी जो एग्रीकल्चर के जो बच्चे जेट का जो एग्जाम अभी होने वाला है 19 तारीख को, उसके लिए बहुत ही बढ़िया कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और समय समय पर हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारीगण हैं उनके मार्गदर्शन भी जो है बच्चे को समय समय पर मिलता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, बच्चों को 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में यदि अपन बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कार। संस्कारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है दृढ़ निश्चय।
जो आपको जो मंजिल आपको पानी है उसके बारे में हमेशा आप उसी के बारे में सोचते रहे। और एक महापुरुष ने कहा है कि जिसके बारे में अपन जितना ज़्यादा सोचते हैं ना वो चीज़ हमेशा मिलती है। ये आप ध्यान रखना हमेशा ही। चाहे आप ये सोच रहे हो कि मेरे को कृषि वैज्ञानिक बनना है, तो आप हमेशा निश्चित मान के चलो आप कभी न कभी कृषि वैज्ञानिक बनोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, इसको आप कभी भी नहीं भूलें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपको 3 चीज़ें हमेशा त्यागनी है। एक तो आपको आलस, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आलस जरूर आता है, तो उसको आपको हमेशा जो है बिल्कुल पास में ही नहीं आने देना आलस को। तो दूसरा है ईर्ष्या, जिसको बोलते हैं कि भाई अब ये सारी चीजें क्या है कि कोई देता नहीं है, ये मनुष्य के शरीर के अंदर आती रहती है, ये प्रवृत्ति है एक तरीके की। ईर्ष्या भी किसी से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी एनर्जी कम होती है, और जितनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ही आपके ये सारी की सारी जो है जिसको बोलते हैं भाई आपके अंदर जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो ज्यादा रहेगी। वो सही है। तो इन चीजों को भी अपन को बिल्कुल छोड़ देना है। और एग्रीकल्चर का अभी अपन स्कोप की बात करें तो बहुत ही गजब का स्कोप है हर फील्ड के अंदर, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप खुद जो है 50 आदमियों को नौकरी दे सकते हो। क्योंकि आजकल जो है सरकार भी इंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी करा रही है। तो उसमें क्या है कि आपको कोई ना कोई एक चीज के अंदर आपको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज हो। यदि एक चीज के अंदर आप मास्टरमाइंड बन गए, मास्टर बन गए उसके, तो इसका मतलब ये है कि आप 50 लोगों को नौकरी दे सकते हो। तो अपन को ये भी नहीं सोचना है कि चलो मेरे को सुपरवाइजर बनना है या सहायक कृषि अधिकारी बनना है। आप खुद एक ऐसे जो है अपना खुद का बिजनेस शुरू करके आप 50 लोगों को काम भी दे सकते हो। तो ये इतना बड़ा फील्ड है। और यदि अपन एग्रीकल्चर की पूरी बात करें ऑल आर इंडिया के अंदर, तो आपको पता है कि लगभग जो है 70% जनता कृषि के ऊपर निर्भर है, और आने वाले समय में जो है कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे जो भी अपने जो चैलेंजेस है कृषि के अंदर वो बढ़ रहे हैं। जैसे पानी कम हो रहा है हर जगह, आपको पता है कि भाई पहले बहरे ट्यूबवेल कितनी थी, लेकिन आजकल उसमें पानी नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है अपना मृदा का। जो मृदा है वो दूषित ज्यादा हो रही है, दूषित हो रही है ना भाई, उसकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो बहुत ही कम हो रही है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये तीनों ही जो है अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़े चैलेंज है, और इसको आप लोगों को अभी से ही माइंड में ध्यान रखना है। आने वाले 50 सालों के बाद जो है और क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक है वो हमेशा आगे की सोच के चलता है। तो आप हमारे जो है इस संस्था के कृषि वैज्ञानिक हो, और हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा एनर्जेटिक रहें। एनर्जी को आप कभी भी कम मत होने दो। ऐसे नहीं कि भाई 2 घंटा पढ़ लिया मैं तो थक गया सो रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 मिनट रेस्ट कर लिया, 10 मिनट रेस्ट कर लिया, वापस उसी जो है एनर्जी के साथ वापस शुरुआत करो। और हमेशा जो है एक सकारात्मक सोच के साथ जो है कोई भी परीक्षा की जो है तैयारी करते रहो। तो मेरी तरफ से सभी को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और हमारी जो संस्था है जिसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो, उसके सभी जो टीचर्स हैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आप लोगों को दिन रात मेहनत करके जो एक सही दिशा के अंदर आप लोगों को लेके आए हैं। तो उनको भी एक बार, उनके लिए भी बहुत ताली हो जाए, बहुत ही बड़ी ताली हो जाए एक बार। और शंकर जी सियाग साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ही आप लोगों को एक नई दिशा, एक नई रोशनी मिलेगी। और हमेशा जो है आप अच्छे गुरुजनों से हमेशा अच्छी तरीके से बात करते हुए सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथियों का सम्मान, जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे जो कृषि वो
हमारे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सर्टिफिकेट्स प्राप्त हो जाएं तो वो जाएं नहीं, अपने स्थान पर बैठे रहें। क्योंकि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी बेनीवाल साहब बहुत जल्द हमारे बीच में पधार रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा सभी अपने स्थान पर रहें। और जो स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया आप विराजें, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों का सम्मान, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए अतिथियों के लिए। जी सर, आटे कट रहा है। हाँ जी सर। अपनापन झलके जिसकी बातों में, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं लाखों में। मान श्री श्यामलाल जी चौधरी हमारे राजस्थान पत्रिका के बहुत ही लोकप्रिय संपादक हैं और अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। इनका लेख, इनकी जो सार्वजनिक बातें होती है पत्रिका में, वो वाकई दिल को छू जाती है। मैं निवेदन करूंगा माइक्रोफोन पे बता रहे और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दो शब्द करें। श्यामलाल जी चौधरी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जोरदार ताली हो जाए श्याम जी की। जब मैं आया था तो दूसरे दिन धीरे से पूछा, बच्चों के लिए मेरी अलग से एक क्लास रखते हैं। बच्चों जो अतिथि है उन्होंने की है, हमारे बहु परिवार से है, बहुत नज़दीकी है। आपने अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान पत्रिका में अखबार में खबर पड़ी होगी, कर्नल साहब का 100वां जन्मदिन था और 100वां जन्मदिन मनाने के लिए सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बाहर से कई लोग आए, कई रिटायर्ड अधिकारी आए, कई सेना के वर्तमान अधिकारी आए। खबर आई, हमारे गांव के एक पत्रकार और रहे हुए हैं, अभी उपभोक्ता मंच में सेवाएं दे रहे हैं बलवीर जी, उन्होंने खबर भेजी और उन्होंने कहा कि साहब ये खबर थोड़ी ठीक लगवाना, लेट खबर आई थी, हमारा अखबार छूट रहा था। मैंने संपादक जी को कहा, मैंने कहा सर ये खबर लेनी है। उन्होंने कहा यार ऐसा क्या है कि कर्नल साहब का जन्मदिन मनाने के लिए सेना के अधिकारी आए हैं, ऐसा क्या है? तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी बात हो जाएगी, ये पूरी जानकारी लेंगे तो अपन लेट हो जाएंगे। बोले नहीं, पूरी जानकारी मंगाओ। हमने वो पूरी जानकारी छापी थी। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, कर्नल साहब ने सेना में रहते हुए जो काम किया, सेना में रहते हुए देश की सेवा तो उन्होंने की, कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन गांव के और आसपास के जितने लोगों को वो लगा सकते थे, जो पात्र थे, जैसे भी सेट हो सकते थे, उनको इतना किया कि आज उनको एक देवता के बराबर पूजते। आप लोगों में ये कह रहा हूँ, अभी कृषि से जुड़े हुए हैं सब, और मेरे हिसाब से यहाँ लगभग लोग हैं जो 90% से ज़्यादा किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं भी किसान परिवार का हूँ, इसलिए मेरे मन में हमेशा एक दर्द रहता है और अखबार में मैं इसलिए कृषि से जुड़ी हुई कई चीज़ें लिखता हूँ। जानकारी के अभाव में कई कंपनियां या कुछ लुटेरे जो लोग हैं सिस्टम में बने हुए, वो अपन को लूट रहे हैं। आप लोग जब आगे एग्रीकल्चर में जाएंगे या दूसरे किसी भी सेवा में जाएंगे, इस बार आपने देखा होगा अपने यहाँ पे खूब सारी, कहीं पे खूब सारी बारिश हुई, कहीं पे बिल्कुल नहीं हुआ, अकाल पड़ा। अकाल की स्थिति थी, मुंह हुआ तो खराब हो गया, मंडी में गए तो भाव नहीं मिले, नुकसान हुआ। लगभग 90% लोगों के केसेस लिया हुआ है, सबके बीमा हो रखा है। लेकिन आप ये देखना, जो बीमा कंपनी है उसने प्रीमियम जो लिया उसका आधा भी क्लेम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अपन लोगों की जानकारी नहीं है, अपन को पता ही नहीं है कि हमारा बीमा हो रहा है। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें देखो, आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो थे अपने समाज के लोग जो सेवा में है, उन लोगों ने भी उसमें बहुत बड़ी बदमाशी की या लापरवाही की या जो भी कुछ किया, उनकी वजह से किसानों को लाभ नहीं मिला। किसानों की वैसे भी कौन नहीं सुनता है। अगर अपन खुद किसानों के बेटे होके आप हमारी बात भी नहीं रखेंगे या हमारा जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे अगर अपन प्रयास नहीं करेंगे भी किसानों को कुछ थोड़ा सा संबल मिल जाए। वैसे भी किसान तो जिस स्थिति से गुजरता है उससे और कोई नहीं गुजर सकता। तो अगर कुछ लोग जो हम जिस पद पे हैं या जो कुछ कर सकते हैं, जिला कलेक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप 33%, 30 की जगह 33 या 35% खराबा लिख सकते हैं और किसान के अगर खाते में 13 या 18 हज़ार रुपये आ जाते तो तुम्हें क्या जोर आता है? फिर भी कुछ लोगों ने नहीं लिखा। तो आप बताओ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं वो लोग। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब इस फील्ड में आएंगे
क्योंकि शंकर जी ने बताया काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो आप इस फील्ड में आएंगे तो आप कोशिश करें जो भी योजनाएं कृषि से संबंधित, खूब सारी सरकार कृषि पे खूब सारा बजट खर्च करती है। ये लोग जितना प्रयास करते हैं, शंकर जी का आपको मैं बताऊं, शंकर जी ये जो संगठन बना हुआ है आपका, जो संस्था है, ये 5 साल में यहाँ तक कैसे पहुँच गई। नो डाउट इन लोगों की मेहनत है, लेकिन इसमें शंकर जी का जो व्यवहार है वो बहुत बड़े मायने रखता है। जब मैं यहाँ आए हुए मेरे को 10 साल हो गए, मैंने देखा उस टाइम यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में कोई जानता ही नहीं था। इन्होंने यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ा योगदान है। अपन अगर यूँ सोचते हैं कि चलो यार इन्होंने कमाने के लिए कुछ कर दिया होगा, मेरे बारे में सोचते होंगे कि ये नौकरी करता है इसलिए लिखेगा, बात वो नहीं है। अगर नहीं भी करता है तो क्या होता है, नौकरी कम थोड़ी होती। लेकिन यहाँ जगाने का काम किया, इन लोगों को एक मार्गदर्शन दिया, और जो भी भंवर जी बता रहे थे कि फीस का मामला है, आप बाहर जाओगे तो सेम वो स्थिति है। और भी अपने समाज से कई लोग यहाँ पर संस्थाएं चला रहे हैं, फीस के मामले में कभी एडाडी नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपन लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इनकी संस्थाएं कैसे चल रही है। अगर बिल्कुल भी अपन फीस नहीं देंगे तो ये फिर कैसे मैनेज में कर पाएंगे, अपन को अच्छा शिक्षक कहाँ से ला के देंगे। तो ये भी नहीं है कि साहब इनकी ये ले आज में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मेरे कई रिलेटिव कहते हैं साहब शंकर जी आपके मिलने वाला फीस कम रहता है, मैं कम करोगे लेकिन उनकी स्थिति भी समझो, अगर वो सक्षम है तो आपके बिना कहीं कर देंगे। तो खूब सारी बातें हैं सर, मैं कह चाहता हूँ बच्चों की एक क्लास मेरे अंदर से रखी जाए। बाकी आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री श्यामलाल जी चौधरी। बहुत अच्छी सारगर्भित और सटीक बातें आपने बताई हैं, तो आप भी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा हमारे मंचासीन अतिथियों के कर कमलों द्वारा। मैं बुलाना चाहूंगा मंच की तरफ आए पिंकी पुत्री श्री बीरबल, निवासी ताउसर नागौर। इनको एग्रोजेट कैरियर इंस्टीट्यूट नागौर द्वारा एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट नागौर द्वारा जेट परीक्षा में 2021 में सर्वश्रेष्ठ रैंक के साथ उत्कृष्ट परिणाम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सभी से निवेदन रहेगा इन प्रतिभाओं के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा इनका सम्मान करें।